अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट चैप्टर का जो है लास्ट पोर्शन रह गया थोड़ा सा, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स लेते हैं और हमारा जो कोर्स पैक है उसे कंप्लीट करते हैं। हमने बेसिकली इसके अंदर पढ़ा क्या है वो देखेंगे पहले। आखिरी चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने सैम्पलिंग देखी है। सबसे पहले हमने देखा था कि अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सैंपल्स, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सैंपल्स के जो सैंपल्स होते हैं, जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं सैंपल, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है बेसिकली उसको सॉरी स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सैंपल्स कि हमें ये समझना है कि सैंपल्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, डिटेल से देख चुके हैं। पहली 2-3 स्लाइड इसी के ऊपर हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि नोइंग व्हाट गेट सैंपल एंड व्हाट डज नॉट, किस किस्म का सैंपल होता है और किस किस चीज को हम एज ए सैंपल यूज कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको एज ए सैंपल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी को बेसिकली हमने देखा था कि उन्हें हम एज ए सैंपल यूज नहीं कर सकते। इसके बाद सेलेक्टिंग अ सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी, इसमें अंदर हमने टाइप्स देखी थी, डिफरेंट टाइप्स थी जो कि हमने डिटेल में देखी थी कि 3 टाइप्स बेसिकली देखी थी। उसके अलावा छोटी जो थी वो अनस्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हमने देखा था। और उसके बाद हमने रिस्क से कैसे डील करना है और हमने देखना है कि रिस्क को डील किस तरह से करना है। हमने ये टॉपिक देखना है बेसिकली। टाइम वेस्ट किए बिना, ये इतना लंबा लेक्चर नहीं होगा, आपका लास्ट लेक्चर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटे से छोटा लेक्चर हो और वो जिसके अंदर जल्दी से जल्दी आपको जो भी आपका रहता है टॉपिक वो कवर हो जाए। स्टार्ट करते हैं रिस्क से। मैं स्लाइड निकालो रिस्क और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये हम देख चुके हैं। यू आर लुकिंग फॉर द रिकॉर्ड्स नो ओनली फ्रॉम द आउटसाइड। अब रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ये हमने डिटेल से देखा था। इस चीज को मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। मैनेजमेंट अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करती है, अपनी मिस्टेक्स को आपके सामने वादा नहीं करती, तो ये जो रिस्क होते हैं। और एम्प्लॉयज जो है हो सकता है आपको डिसीव करने की कोशिश करें। तो ये कुछ 3-4 रिस्क मैंने बताए जो कि आप सैम्पलिंग के अंदर फेस करते हो। इसके बाद द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन, इसमें क्या है, it negatively affect efficiency and cost of audit because you end up doing more work। जहाँ पे रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे आप मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो काम को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। काम किस तरह का छुपाने की कोशिश कर रही होती है? अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को, अपने एरर्स को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। तो वहां पे रिजेक्शन जो है, इनकरेक्ट रिजेक्शन का रिस्क इन्वॉल्व होता है। इट टेंड्स टू इरिटेट द क्लाइंट्स। बेसिकली ये जो है रिस्क की वजह से ही जो है आपका क्लाइंट भी इरिटेट होता है। बेसिकली हम इसे अगर हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से डील करते हैं, द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। बेसिकली हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क, कॉन्फिडेंस लेवल, ये कुछ चीजें हैं जो कि डिटेल के अंदर आपको बुक में ही मिलेंगी जो आप पढ़ोगे। अब आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर उनकी मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, वो वीकर है, क्योंकि हमने लास्ट जो है चैप्टर के अंदर पढ़ा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कैसे चेक करते हैं और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के वीकर या स्ट्रांगर होने का कितना इम्पैक्ट होता है आपके ऑडिट वर्क के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज के रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस चीज को देखना पड़ेगा कि ये जो रिस्क इन्वॉल्व है इसको ये हाईलाइट करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा। इसके डिटेल अगर आप देखना चाह रहे हो कि बेसिकली ये होता क्या, तो आप उसको रीड आउट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हो सकता है कि आप इसको इस सेंस में लें कि वो रिस्क जितना आपको नजर आ रहा है वो इतना है नहीं है, ठीक है। वो आपने जो एनालिसिस किया है, जो आपने सैम्पलिंग दी है, वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। एक्सेप्ट सैम्पलिंग रिस्क, जो भी आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस चीज को मानना पड़ेगा कि आपने जो सैंपल लिए हैं उसके साथ जो रिस्क आ रहा है, जो रिस्क हमें फेस करना पड़ेगा मैनेजमेंट की तरफ से, या काम की ड्यूरेशन के अंदर मैनेजमेंट जो चीजें छुपा रही है उस चीज की फॉर्म के अंदर, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल शो करना पड़ेगा कि जैसा भी आप है, जिस तरह की भी मैनेजमेंट है, मुझे इस पर काम करना है, मुझे इस चीज को क्लियर करना है। और जिस तरह का भी रिस्क मुझे फेस करना पड़ रहा है, जिस तरह का भी रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व है, मुझे वो क्लियर करना है, मतलब उसके ऊपर ही आप काम करना है। अब यहाँ पे ये डिटेल के अंदर, बुक के अंदर, यानी कि 5 टॉपिक्स लिखे हुए, मैंने यहाँ पे सिर्फ हेडिंग इसलिए लिखी है ताकि आप इसको सिर्फ इस सेंस में लें कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें
यहाँ से इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपके पेपर्स के लिए। सो मेन जो है वो आपको कोर्स पैक कंप्लीट करवाना है। वो आपकी इस चैप्टर के शुरू में से कुछ क्वेश्चन है बस, और उसके अलावा आपका बाकी चैप्टर्स में से है। सो आपको ये कोर्स पैक कंप्लीट करवाने के लिए ये लेक्चर लाजमी था, जबकि हमने बिजनेस लॉ जो है उसके सिर्फ 3 लेक्चर किए हैं और हमारा उसमें कोर्स पैक कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैंने आपका 16th लेक्चर जो है कंडक्ट नहीं किया। सो ये इसका 16th लेक्चर जो है रिकॉर्ड करना लाजमी था, आपको बताना लाजमी था कि हम कम से कम अपना कोर्स पैक खत्म कर लें। अब वो बता रहा है फॉलोइंग फर्म पॉलिसी आर लास्ट ईयर्स ऑडिट। आपको इवेल्युएट करना है, आपको चेक करना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या, बेसिकली मेन हेडिंग पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, यूजिंग टॉलरेबल एंड एक्सपेक्टेड एरर्स टू बी सेट सैंपल साइज। अब आपने कुछ एरर्स जो है, एक्सपेक्टेड एरर्स जो है वो सैंपल साइज के अंदर वो सेट करने और अपने माइंड को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है। और सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने जो लास्ट ईयर का ऑडिट, जो इस कंपनी का लास्ट ईयर का जो ऑडिट हुआ था, वो उसके ऊपर क्या पॉलिसीज यूज की गई थी, उसने कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व थे, किस तरह के रिस्क उसने फेस किए थे, ये कुछ चीजें होंगी जो आपको हेल्प करेंगी, जो आपको बताएंगी कि इस दफा उसको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। यूजिंग टेबल्स और सॉफ्टवेयर टू सेट सैंपल साइज। अब हम डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने टाइम को बचाने के लिए, अपने टाइम को रेलिवेंट जगह पर लगाने के लिए, और अपने कंक्लूजन को अच्छे से सेट करने के लिए और एक्यूरेट कंक्लूजन निकालने के लिए नॉर्मली जो वर्क करने वाले होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल पर्सन होते हैं, वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब ये नहीं है कि वो गिना जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है, मैनुअली बहुत कम काम किया जाता है, तो इसलिए क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं और सैंपल साइज को उसके अंदर पुट किया जाता है। वो सॉफ्टवेयर आपको जो है वो आपके रिक्वायर्ड आउटकम्स निकाल के दे देता है, मतलब आपके रिजल्ट निकाल के दे देता है। सो इसी तरह से जो ऑडिटर है वो भी अपने सैंपल साइज को का एक सेट बना के वो सॉफ्टवेयर और टेबल्स को यूज करके उसके अंदर पुट करके अपने रिक्वायर्ड जो रिजल्ट्स होते हैं वो उसको ले लेता है। इस तरह से एडजस्टिंग सैंपल साइज बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। अब ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा सैंपल साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने जो अपना सैंपल साइज है वो एडजस्ट करना है अपने एनालिसिस के ऊपर। जो हमने एनालिसिस बनाना है, जो हमने एनालिसिस किया है, जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, उस बेस के ऊपर पॉपुलेशन को देखते हुए, उनकी जो कंपनी की जो स्ट्रक्चर को देखते हुए, उनकी पॉपुलेशन को देखते हुए, उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो उसमें हम एक सैंपल साइज उसके अकॉर्डिंग ही जो है हम बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। यूजिंग सैम्पलिंग टू टेस्ट अकाउंट बैलेंसेस। उसके बाद हम वही सैंपल साइज जो हमने एडजस्ट किए, जो हमने फाइनलाइज किया, उसको हम यूज करेंगे किसके अंदर, अकाउंट बैलेंसेस के अंदर हम उसको प्रिपेयर करेंगे, उसको हम यूज करेंगे। बेसिकली जो भी हम टेस्ट करेंगे अकाउंट बैलेंसेस को, इसी तरह से सैंपल साइज की हेल्प से। सो पुटिंग सैम्पलिंग टू द टेस्ट। सो उन सैंपल्स का सैंपल जो भी हमने गैदर किए हैं, जो भी हमने इकट्ठे किए हैं, उसको एज ए टेस्ट आगे लेके चलेंगे। अब इसके बाद जो है सेकंड लास्ट जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है, यूजिंग टॉलरेबल। वही चीज बेसिकली बता रहे हैं, उसी के हेडिंग्स चल रही है आगे। फॉलोइंग फर्म पॉलिसी आर लास्ट ईयर ऑडिट। ये जो है वो रिपीट हो रहा है बेसिकली। उसके बाद यूजिंग टेबल्स एंड सॉफ्टवेयर, ये स्लाइड रिपीट हो रही है। इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आपके लास्ट लेक्चर में, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे बतानी थी आपको, वो ये 6 पॉइंट्स है। पुटिंग सैंपल टू द टेस्ट। जब आप सैंपल इकट्ठे कर लेते हो, सैंपल सारे गैदर कर लेते हो, जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो, तो उसके लिए फिर आपने उसको किस तरह से, जो आपके सैंपलिंग है, जो आपने सैंपल इकट्ठे किए हैं, उसको टेस्ट के लिए किस तरह से पुट किया जाता है, उसको किस तरह से आजमाया जाता है। सबसे पहले आपने डिटरमिन द स्टेप्स। आपने ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले स्टेप के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव देखने हैं कि जो हमने सैंपल लिया है उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव देखें कि मुझे 1000 बंदों को चेक करना है, 1000 बंदों के ऊपर एक कंक्लूजन निकालना है। सो ये कंक्लूजन जो है, इसलिए ये मेरा ऑब्जेक्टिव है मेन कि मैं इनके ऊपर कंक्लूजन निकालूं। उसके बाद डिफाइनिंग योर पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद मुझे कितने बंदों के ऊपर काम करना है, बेसिकली टोटल पॉपुलेशन है कितनी है। जहां पे भी पॉपुलेशन का वर्ड आ रहा है उसका मीनिंग है कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज की तादाद, कि कंपनी में काम करने वाले बंदे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन सा बंदा किस तरह का है,
ये चीज़ जो है आपको डिफाइन करनी पड़ेगी अपने सेकंड स्टेप के अंदर। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने पड़ेंगे कि मैं करने का जा रहा हूँ, फिर किसके ऊपर करना जा रहा हूँ, कितने पदार्थ है जिनके ऊपर मैं ये काम करना जा रहा हूँ, डिटरमिन द सैंपल साइज। अब सेकंड स्टेप के अंदर हमने बता दिया कि वो 1000 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, हमें वो डिफाइन करना होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उसको डिफाइन करना होता है। उसके बाद आप सपोज कर लेते हैं कि वो 4 ग्रुप है, सेकंड में हमने 4 ग्रुप दिए हैं, 1000 के 4 ग्रुप हैं, और थर्ड के अंदर हमने हर 1000 के ग्रुप में से 50-50 बंदों को सेट करना है, मतलब ऐसे सैंपल साइज बनाना है उनका। सैंपल साइज का मतलब है कि उसमें से कुछ बंदे सिलेक्ट करने हैं जो अपनी वर्किंग में लेके आने, उनका सैंपल सेट बनाना है और उसके ऊपर वर्क करके होल के ऊपर कंक्लूजन निकालना है। इसके बाद सिलेक्टिंग सैंपल आइटम्स, उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद सेलेक्ट करने हैं फोर्थ के अंदर, उसके बाद परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। अब हमने क्या करना है, जो हमने सिलेक्शन की है, जो भी हमने पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से कुछ खास बंदे निकाले हैं और उनके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, उसके ऊपर अपना जो भी प्रोसीजर, जो भी हम जो टाइप हमने पढ़ी थी उसमें कोई भी टाइप जो है उसको अप्लाई करने जा रहे हैं, तो कोई एक टाइप लेके हम उसको जो हम समझ रहे हैं कि वो बेटर है उसको अप्लाई करेंगे और ड्राइंग कंक्लूजन, और उसके बाद उसके जो भी आंसर्स करेंगे, जो भी हमने उनसे क्वेश्चन ये सॉल्व करवाया है, जो भी उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया उससे कंक्लूजन निकलेंगे। सो ये एक पूरा प्रोसीजर है जो इम्पोर्टेंट था आपको बताना कि सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, फिर अपनी बताते हैं कि बेसिकली टोटल पॉपुलेशन है कितनी जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसके बाद सैंपल साइज हमारा क्या होगा, उसके बाद हमने सैंपल साइज को सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई करना होता है, सैंपल साइज के ऊपर अपना ऑडिट का प्रोसीजर अप्लाई करना होता है, और प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद हमने उसके कंक्लूजन मतलब नतीजा निकालना होता है कि बेसिकली हमने इससे एक्सट्रैक्ट क्या किया है, इससे हमने निकाला क्या है, तो उसके बाद हम उस होल पॉपुलेशन को एक जो है कंक्लूजन में लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है बेसिकली। अब जो मेन चीज है वो आपका मिड टर्म है, और मिड टर्म से रिलेटेड मैंने आपको बार बार बताया कि आपके कॉन्सेप्ट जो लास्ट चैप्टर, आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म। इसके साथ साथ जो है आपके कोर्स पैक कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके लिए जो हेल्पफुल चीज होने वाली है स्टडी के अकॉर्डिंग वो ये है कि आपने डिटेल से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। जितने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उतने ही आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाओगे। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ टिप्स दिए थे, कुछ चीजें बताई थी, जिसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि आपको क्या क्या चीज प्रिपेयर करनी है, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब आप कर रहे हैं। अब रिजवान ने हमें बताया था कि आपको एक चीज बताना लाजमी है कि जब आप पेपर रिजॉल्व कर रहे होगे, आपने पेपर स्टार्ट किया, आप उसे रिजॉल्व कर रहे हैं, जब आप लॉग इन करेंगे, ठीक है, ये हमें चीजें गाइडलाइंस के अंदर है कि जब आप लॉग इन करेंगे तो आपने, अब क्योंकि आपका प्रोसीजर चेंज हो गया है, अब आपको पेपर मिलेगा, आपने सॉल्व करना है और उसको आपको सेंड करना पड़ेगा। सो असाइनमेंट की जैसे असाइनमेंट होती है, जिस तरह से असाइनमेंट डाउनलोड करूँ, जैसे मैंने आपको एक चीज करवा दी थी, मैंने आपको एक हेल्प कर दी थी इस चीज के अंदर कि मैंने एक आपसे असाइनमेंट ली थी, जिसमें मैंने आपको एक असाइनमेंट वहां पे अपलोड की थी, और आपने क्या किया था कि उसको डाउनलोड किया था, उस पर काम किया था, और काम करने के बाद वही असाइनमेंट जो है मुझे वापस अपलोड कर दी थी। सो ये भी एज सिमिलर ही होने वाला, उस तरह का ही होगा अप्रॉक्सीमेटली। इसके अंदर आप क्या करेंगे कि आपको एक पेपर मिलेगा, उसके अंदर आप उसे डाउनलोड करेंगे, स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप उसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसे अपलोड कर देंगे। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जब आप लॉग इन होते हैं, आपका पेपर 11 बजे है, तो आप 10:55 पे लॉग इन हो रहे हैं, तो आप लॉग इन टाइम ये सारा कुछ जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लें। उसके बाद आप उसको डाउनलोड करें, पेपर सॉल्व करें, और जब आप सेंड कर रहे हैं और सेंड कर चुके हैं तो उसके बाद आएगा कि आपने सेंड कर दिया है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इट मीन्स दैट कि आपके एंड से ये हो जाएगा कि मेरे पास दोनों स्क्रीनशॉट पड़े हैं जब मैं लॉगिन हुआ था, और मेरे पास वो स्क्रीनशॉट ही पड़ा जब मैंने आपको सबमिट किया था। तो ये दोनों चीजें मैंने कर दी हैं, मेरे एंड से दोनों चीजें हो गई हैं। अगर फिर भी आपको पेपर नहीं मिला तो ये मेरी गलती नहीं है, वो आपके एंड से कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई मसला हो सकता है। सो मेरी तरफ से दोनों चीजें जो है वो क्लियर है। सो ये आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें और इसको लाजमी फॉलो करें
क्योंकि इससे आप एक सिक्योरिटी में आ जाएंगे, आपकी एक सिक्योरिटी बन जाएगी कि आपकी तरफ से जो है आपके एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने वो पेपर सबमिट किया, लॉगिन भी हुए हैं, पेपर सॉल्व भी किया और पेपर सबमिट भी किया। अब आप लोग पेपर जो है वो एक्सचेंज नहीं कर सकते कि मतलब एक ने कर लिया वो आपको सेंड कर रहा है, आपने वही वाला पेपर अपलोड कर दिया। हर एक का सेपरेट होगा, उसने जो डाउनलोड किया होगा वो सेपरेट होगा, उसकी कुछ कोडिंग होगी। अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो वो आराम से पता चल जाएगा, आपके लिए मसला बन जाएगा। तो अपना पेपर ही आप लें, उसी के टाइम लगाएं, उसी को पढ़ें, उसी को सॉल्व करें और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उसको अपलोड करें। इसके बाद मैंने आपको लास्ट में टिप्स दी थी कि इंटरनेट से रिलेटेड अपनी जो चीजें हैं प्रिपेयर रखें। लैंडलाइन पीटीसीएल के ऊपर इतना रिलाई ना करें, कोशिश करें आपके पास 4G एक ऑप्शन हो। अगर आपका ये प्रॉब्लम कर रहा है, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम कर जाता है, तो आप उसके लिए एक जो है एक ऑप्शन रखें कि अगर ये प्रॉब्लम कर जाता है तो मैं उसके साथ साथ मैं इसके लिए भी प्रिपेयर हूँ कि मैं इसको 4G कनेक्ट कर लूंगा। कोशिश करें कि मोबाइल जैसे गैजेट्स के ऊपर ये ना करें क्योंकि उसकी स्क्रीन छोटी होती है और कोई भी प्रॉब्लम कर सकती है। कोई ऐसी चीज जो आपको अब तो आपको लाजमी है कि वो चीज चाहिए होगी कि हो सकता है मोबाइल के अंदर आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ना हो जो कि वो उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करने के लिए लाजमी हो। तो आप लाजमी अपने लैपटॉप के अंदर ये चीज करें और इंटरनेट कनेक्ट रखें और उसके बाद साथ एक ऑप्शन रखें इंटरनेट की। होप्स हो कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे क्योंकि ये फॉलो करना आपके लिए लाजमी है। क्योंकि जब आप ये फॉलो करेंगे तो इसमें फायदा आपका ही है और अगर इस चीज की वजह से आपके एंड से कोई मसला होगा तो यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी इस चीज की कि आपका इंटरनेट खराब था या कोई मसला। सो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है अपने एंड से। होप्स हो के आप इस चीज को फॉलो करेंगे और आप अपने पे मिड टर्म को अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम। सो इंशाल्लाह मिड टर्म के बाद जो है अपना प्रॉपर जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले लेके चलूं, मतलब कि ना फाइनल के लिए आपको 2 वीक पहले फ्री कर दूं या 1 वीक पहले फ्री करूं ताकि आप फाइनल की अच्छी से तैयारी कर पाए। बाद में देखते हैं कि इसको किस तरह से स्ट्रगल करना है, किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। अभी के लिए इतना ही, जो आपको टिप्स दिए हैं काइंडली उसको फॉलो करें ताकि अपने लिए आप सिक्योरिटी एक जो है बना पाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।